वेलकम टू ऑल सीबीएसई एजुकेशन इन हिंदी। आज की इस वीडियो में हम क्लास 11 का पॉलिटिकल साइंस का पेपर नंबर आपका 6 हम करने वाले हैं। और ये पेपर नंबर इससे पहले हमने जो है 5 पेपर ऑलरेडी करवा रखे। प्रैक्टिस के लिए आपके क्वेश्चंस जो है कौन कौन से आ सकते हैं, आप पूरा पेपर हम आपको जो है प्रोवाइड करवा रहे हैं सैंपल पेपर बनाकर। तो ये आज की इस वीडियो में हम 6 पेपर करेंगे। 6 वीडियो जो पेपर रहेगा आपका छठा पेपर, उसका पार्ट 1 करेंगे। कल आपका पेपर होने वाला है 15 तारीख को, जो है आपको पता होगा जो मॉर्निंग शिफ्ट के बच्चे हैं उनके है। फिर आपका 16 तारीख को वैसे उसके बाद जो है 15 के बाद 16 तारीख को जो इवनिंग शिफ्ट के जो बच्चे हैं उनका पेपर रहने वाला है। तो 15 तारीख के लिए पेपर आप कह लें 16 तारीख के लिए, ठीक है। ये पेपर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है पॉलिटिकल साइंस का। छठे पेपर का हम पार्ट 1 कर रहे हैं, इससे पहले हमने करवा रखा है और भी पेपर आप देख सकते हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और इसका पार्ट 2 का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा जब मैं इसका वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो कुछ समय बाद अगर आप देखेंगे इसको जो है, ठीक है, तो इसका पार्ट 2 भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मैंने आपको नीचे प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है। प्लेलिस्ट के लिंक से आप सारे पेपर्स देख सकते हैं जहां जितने भी हमने पेपर करवाए हैं। यहाँ पे बात करें हम इस पेपर की, तो सभी को बच्चों को पता ही होगा कि 3 घंटे आपके पास रहेंगे पेपर को करने के लिए। और साढ़े 9 बजे की शायद आपकी टाइमिंग है, ठीक है। जो मैंने आपको करवाया था तो 9:30 बजे की दोनों ही शिफ्ट की टाइमिंग कितनी है, 9:30 बजे आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा। 3 घंटे रहेंगे आपके पास करने के लिए। 80 नंबर का आपका ये पेपर रहता है पॉलिटिकल साइंस का। सामान्य निर्देश की तरफ आते हम पेपर के पैटर्न को समझते हैं। मैंने कई बार आपको समझाया है पैटर्न किस तरह से आपका पेपर फेस करेंगे एग्जाम में। तो फिर भी मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। यहाँ पे बोला गया है सभी क्वेश्चन जो है आपके लिए अनिवार्य है। 1 से लेकर तक जो 12 तक क्वेश्चन होंगे वो आपके बहुविकल्पीय क्वेश्चन होंगे, यानी एमसीक्यू टाइप जो क्वेश्चन होंगे ये आपके 1 से 12 तक आपको देखने को मिलेंगे। ये सभी एक एक नंबर वाले होंगे। ये 13 से 18 तक 2 नंबर के आपके क्वेश्चंस होंगे, इनका आंसर आपको 50 शब्दों से अधिक नहीं देना है। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 19 से लेकर 23 तक जो रहेगा वो 4-4 नंबर वाले क्वेश्चंस रहेंगे। इनका आंसर आपको 100 शब्दों से ज्यादा नहीं देना है। और ये चीजें जो लिखी रहती है 50 शब्द 100 शब्द, ठीक है, जो भी आपके 170 शब्द, इसमें आपको ध्यान नहीं देना है। आपको जितना आता है आप जरूर उतना लिखें। भले ये 100 शब्द है, इसके बाद ये आप 120 शब्द भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 150 भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि मैंने भी पेपर दिया फेस किया है। तो पॉलिटिकल साइंस में यही होता है, आप जितना ज्यादा लिखे आपके लिए उतना ही फायदा रहता है। तो बाकी 100 शब्द भी लिखना जो है आसान नहीं है। वैसे मैं कहूँ तो आप 120 शब्द लिख सकते हो, लेकिन 100 शब्द भी लिखना आसान नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका 24, 25 और 26 ये रहेगा आपका पैसेज। आप इसे जो है गद्यांश कह सकते हैं, गद्यांश वाला क्वेश्चन रहेगा आपका, ठीक है। ये आपका गद्यांश वाला रहेगा। और गद्यांश के अलावा जो है आपका रहेगा वो रहेगा कार्टून वाला क्वेश्चन। और एक रहेगा आपका, इससे आप पिक्चर वाला क्वेश्चन, चित्र वाला जो क्वेश्चन है ये भी आपका इसमें रहेगा। तो ये है मानचित्र, आपका सैंपल पेपर में नहीं दिया गया है। और क्वेश्चन नंबर 27 से लेकर 30 तक के जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे 6-6 नंबर के होंगे। और इनका आंसर आपको 170 शब्दों से अधिक नहीं देना है। 6 नंबर के क्वेश्चन है, इसी के अंदर आपको या और आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा और कोई क्वेश्चंस नहीं है, मतलब 27 से 30 तक ही आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा और क्वेश्चंस में नहीं दिया गया है। तो पेपर जो है उसका पैटर्न आप कह सकते हैं कि थोड़ा आपके लिए टफ है, क्योंकि 6 नंबर में आपके लिए जो है वो दिए हुए हैं ऑप्शंस, उसके अलावा नहीं दिए। इसका मतलब ये नहीं कि पेपर बहुत टफ होगा, पेपर इजी आएगा आपका। आगे हम देखते हैं इंग्लिश मीडियम में, इसी को हम जो इंस्ट्रक्शन है आपके इंग्लिश मीडियम में क्या कहे जा रहे हैं। तो ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। क्वेश्चन नंबर 1 to 12 आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क ईच। क्वेश्चन नंबर आपका 13 से 18 तक ऑफ 2 मार्क्स ईच। आंसर टू दिस क्वेश्चन शुड नॉट एक्सीड 50 वर्ड्स ईच। क्वेश्चन नंबर 90 से 23 तक रहेगा आपका 4 मार्क्स ईच। आंसर टू दिस क्वेश्चन शुड नॉट एक्सीड 100 वर्ड्स ईच। क्वेश्चन नंबर 24, 25 एंड 26 पैसेज, कार्टून एंड जो है पिक्चर क्वेश्चंस यू कैन से, ठीक है। आंसर अकॉर्डिंगली। क्वेश्चन नंबर 27 to 30 आर 6 मार्क्स ईच। आंसर टू दीज क्वेश्चंस शुड नॉट एक्सीड 170 वर्ड्स। देयर इज एन इंटरनल चॉइस इन 6 मार्क्स क्वेश्चन। तो ये आपका रहता है इंग्लिश में जो इंस्ट्रक्शंस है वो, ठीक है। अब हम आते हैं डायरेक्ट पेपर की तरफ। यहाँ से आपका पेपर स्टार्ट हो जाता है।
और एक चीज और कि अगर आपको कोई डाउट रह जाता है पेपर के बाद या कोई डाउट है आपके मन में कोई क्वेश्चन से, आप मुझे जो है नीचे इंस्टाग्राम पे मैंने लिंक दे रखा है इंस्टाग्राम का, आप मुझसे वहां से जाके जो है क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। कोई डाउट रहता है पेपर से रिलेटेड तो आप मुझसे वहां पे जरूर पूछें, ठीक है। और जो पेपर्स है जो इसके अलावा 6 के अलावा जो मैंने शुरुआत से पेपर करवाए तो उसकी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, तो उसको भी जरूर देखें। सेक्शन ए आप इसे कह सकते हैं या एक अंकीय प्रश्न, ठीक है। एक अंकीय प्रश्न आप इसे कह सकते हैं, ये आपको देखने को मिलेंगे। और जो एक एक नंबर वाले होंगे ये सारे के सारे एमसीक्यू वाले क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। हम आते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे। देखिए मैंने इस बार इस पेपर में ऐसे क्वेश्चंस लिए जो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। थोड़े आपको जो है देखने में मुश्किल लगेंगे, लेकिन ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू में आते हैं कुछ क्वेश्चन, तो ऐसे क्वेश्चंस भी लिए। जैसे बोला गया है इनमें से कौन सा संविधान का कार्य नहीं है, ये आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है। संविधान के कार्य आपके पता होने चाहिए आपको कि संविधान का कार्य क्या है, ठीक है। जब भी आप पता कर पाएंगे कि संविधान का क्या कार्य नहीं है। तो संविधान ये नागरिकों के अधिकारों की गारंटी देता है, आपको भी पता है कि आपका जो संविधान जो है उसके अंदर आपके अधिकार जो है वो दिए हुए, जो संविधान जो इसकी गारंटी लेता है। यह शासन की विभिन्न शाखाओं शाखाओं की शक्तियों के अलग-अलग क्षेत्र का रेखांकन करता है। यानी क्या है, ये जो है शासन की, जैसे कौन शासन करेगा, किसके पास कितनी शक्तियाँ होंगी, ये निर्धारित करता है। तो ये सही है, संविधान का ये कार्य ही है, ठीक है। आगे देखिए, ये सुनिश्चित करता है कि सत्ता में अच्छे लोग आए, या ये कुछ साझे मूल्यों की अभिव्यक्ति करता है। देखिए ऑप्शन नंबर सी आपका जो है निकल कर आ जाएगा, ये कार्य नहीं है संविधान का कि जो है ये सुनिश्चित करे कि सत्ता में अच्छे लोग आए, ठीक है। ये कार्य संविधान का नहीं है, राइट आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि संविधान कोई व्यक्ति नहीं है। संविधान क्या है, एक नियम है, नियमावली एक किताब की तरह है, ठीक है। तो उसको नहीं पता चलेगा कौन अच्छे लोग बुरे लोग आ रहे, उसके लिए उन्होंने योग्यता तय कर दी है। अगर वो योग्यता पे खड़े हो जाते तो कोई भी आ सकता है, ठीक है। तो संविधान जो है ये सुनिश्चित करता है कि सत्ता में अच्छे लोग आए। ये वाला आपका पॉइंट सी जो है वो गलत हो जाएगा। इसी को इंग्लिश मीडियम में देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इट गारंटीज द राइट्स ऑफ द सिटीजन, पहला पॉइंट आपका हो गया, ठीक है, ए हो गया। बी कहा गया है इट डिक्लाइन्स, ठीक है, द डिफरेंट एरियाज ऑफ पावर ऑफ द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट, ये आपका दूसरा हो गया। एंश्योर दैट गुड पीपल कम्स टू पावर, एंड लास्ट है आपका इट एक्सप्रेसेस सम शेयर्ड वैल्यूज, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर जो मैंने आपको बताया ऑप्शन सी जो है राइट निकल कर आ जाएगा। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा पूछा गया है, इनमें से कौन सा कार्य जो है चुनाव आयोग नहीं करता है। चुनाव जो आयोग है वो उसका काम क्या करना होता है, चुनाव करवाना होता है, उससे रिलेटेड जो भी कार्य करवाना होता है। तो हमारा चुनाव आयोग बनवाया गया था 1952 में। क्वेश्चन आ भी जाता है कब बनाया गया था, 1952 में, जब हमारा भारत आजाद हुआ। उसके बाद भारत में जो है चुनाव हो तो उसके लिए कोई ना कोई एक आयोग चाहिए जिसका नाम जो है चुनाव आयोग की स्थापना हुई, और ये आपका जो है 1952 में हुआ। तो यहाँ पे बोला गया इनके कार्य इनमें से कौन सा है जो चुनाव आयोग कार्य नहीं करता। मतदाता सूची तैयार करना, तैयार करता है मतदाता सूची, ठीक है, जो चुनाव आयोग है। उम्मीदवारों का नामांकन, ये भी जो है चुनाव आयोग जो है ये कार्य करते हैं। आगे हम देखें मतदान केंद्र की स्थापना, मतदान केंद्र की स्थापना भी करते हैं, जैसे कहाँ पे चुनाव होना है, कौन से क्षेत्र में चुनाव होना है, इसकी भी स्थापना यही करते हैं, ठीक है। मतदान मतलब कहाँ पे जाके वोट डाला जाए, ये चीजें। पंचायत के चुनावों का पर्यवेक्षण, ठीक है, तो ये कार्य जो है चुनाव आयोग नहीं करता। पंचायत के जो भी चुनाव होते उसके पर्यवेक्षण का मतलब है जांच पड़ताल जो भी है, ये चुनाव आयोग का कार्य नहीं है। तो ऑप्शन डी निकल कर आ जाएगा आपका राइट, ये वाले क्वेश्चन का आंसर। इसी को अगर हम इंग्लिश मीडियम में देखें, विच ऑफ दीज फंक्शंस इज नॉट डन बाय द इलेक्शन कमीशन, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ दीज functions is not done by the election commission। तो प्रिपरेशन ऑफ वोटर लिस्ट, नॉमिनेशन ऑफ द कैंडिडेट्स, ठीक है, नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स हो गया, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पोलिंग सेक्शंस स्टेशंस, एंड जो है सुपरविजन ऑफ पंचायत इलेक्शन। तो ऑप्शन डी आपको मैंने बताया राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है आपका, संसदीय कार्यपालिका का क्या अर्थ होता है। संसद की जो मैंने आपको पहले भी बताया, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। जो कार्यपालिका है उसका काम क्या होता है आपको पता होगा, ठीक है।
ये नियमों को लागू करवाती है। ठीक है, नियम कौन बनाता है? विधायिका, कार्यपालिका लागू करवाती है, न्यायपालिका जो है जो भी इस नियम को फॉलो नहीं करता उसको दंडित करती है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है संसदीय जो कार्यपालिका उसका क्या अर्थ है? जहां संसद हो वहां कार्यपालिका का होना। संसद निर्वाचित कार्यपालिका, जहां संसद कार्यपालिका के रूप में काम करती है, या ऐसी कार्यपालिका जो संसद के बहुमत के समर्थन पर निर्भर हो। तो ये है आपकी संसदीय कार्यपालिका, ऐसी कार्यपालिका जो संसद के बहुमत के समर्थन पर निर्भर हो। ऑप्शन डी आपका जो है निकलकर राइट आ जाएगा। इसी को इंग्लिश मीडियम में हम देखें, व्हाट इज मीन बाय द पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका दिया हुआ है, वेयर देयर इज अ पार्लियामेंट देयर शुड बी एन एग्जीक्यूटिव। ठीक है, पार्लियामेंट इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव, वेयर द पार्लियामेंट जो है एक्ट एज द एग्जीक्यूटिव, एन एग्जीक्यूटिव दैट डिपेंड्स ऑन द सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। तो ऑप्शन डी आपका राइट निकलकर आ जाएगा। ये आपका होगा क्वेश्चन नंबर 3। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न तरीकों में से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है आपको सही बताना है? निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। तो न्यायपालिका को क्या है कि हमारे देश में न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है ऐसे कौन से विभिन्न तरीके हैं जिससे जो है न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है, इनमें से आपको सही विकल्प बताना है। तो सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह ली जाती है। ठीक है, न्यायाधीश को अमूमन अवकाश प्राप्ति की आयु से पहले हटाया जा सकता है। मतलब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का तबादला दूसरे उच्च न्यायालय में नहीं किया जा सकता, या उच्च न्यायालय की नियुक्ति में संसद का दखल नहीं है। आप ये देखेंगे डी वाला ये सही है, बी सही है और ए सही है, लेकिन ये वाला जो है ये आपको सही नहीं लगेगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के विभिन्न तरीकों में से निम्नलिखित में से सही विकल्प का जो है, या इसमें आपको जो है बताना है कि कौन सा ऐसा विकल्प है जो नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपको पूरा क्वेश्चन सही से समझ ना आया होगा कि इन तरीकों में से कौन सा ऐसा तरीका है जिसको यूज नहीं किया जाता स्वतंत्र करने के लिए। तो ये हो जाएगा। बाकी स्वतंत्र के लिए सर्वोच्च न्यायालय को जो है जो नियुक्ति होती है न्यायाधीश की, जो जज होते हैं उनकी नियुक्ति जो है सर्वोच्च न्यायालय, जैसे उच्च न्यायालय हो गए और सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनको अगर हमें बैठाना है उनकी पद पर, तो उसके लिए राष्ट्रपति होते हैं, उसके लिए अन्य न्यायाधीश होते हैं, वो डिस्कस करते फिर उनको बनाया जाता है। तो उसकी प्रक्रिया बहुत होती है कठोर। न्यायाधीश की जो है नियुक्ति में संसद का दखल जो है होता है, ऐसी बात नहीं होता है, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं होता है। और जो है जो न्यायाधीश होते हैं उनको जो है अवकाश प्राप्ति की आयु से पहले, यानी रिटायरमेंट की आयु से पहले भी वो क्या है रिटायर हो सकते हैं। तो ये चीजें आ जाएगी आपके क्वेश्चन नंबर 4 में। इसी को अगर हम इंग्लिश मीडियम में देखें, व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू एंश्योर दैट इंडिपेंडेंस ऑफ माय जुडिशरी। ठीक है, चूज ऑफ द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, यहाँ पे जो है आप नोट कर लेना। ठीक है, तो द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज कंसर्न्ड इन द अपॉइंटमेंट ऑफ अदर जो है जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जजेस आर जनरली नॉट रिमूव्ड बिफोर द एज ऑफ superannuation. A judge of high court cannot be transferred to another high court, और पार्लियामेंट does not interfere in the appointment of judge। तो ऑप्शन सी आपका जो है राइट निकल कर आ जाएगा। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 5वें और 6ठे की तरफ। यहाँ पे उनके लिए पहले ही निर्देश दे दिए गए हैं और यहाँ पे विकल्प भी आपको पहले ही दे दिया गया है क्वेश्चन का। ऐसे इंग्लिश मीडियम में देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 5 और 6 के लिए डायरेक्शन दिया हुआ है, ऑप्शंस आप यहाँ पे देख सकते हैं। हम क्वेश्चंस पे आते हैं। अभिकथन और कारण वाला, यानी आपका जो है स्टेटमेंट और रीजन क्या क्या है यहाँ पे बोला गया है। तो भारत में अधिक जनसंख्या वाले राज्यों को अधिक व कम जनसंख्या वाले राज्यों को कम प्रतिनिधित्व दिया गया है। ये बात सही है। जैसे आप हम भारत देखें तो भारत की जनसंख्या आप देखेंगे बहुत ज्यादा है और यहाँ पे स्टेट भी 28 है। ठीक है, भारत में जो है जनसंख्या बहुत बड़ी है और वर्ल्ड की आप कह सकते हैं कि नंबर 1 पे आ गई है अगर आप अभी देखें तो। ठीक है, नंबर 1 पे आ गई है वर्ल्ड की जनसंख्याओं में। पूरे विश्व की जनसंख्या में सबसे बड़ी जो जनसंख्या है वो भारत में निवास करती है। तो भारत की अधिक जनसंख्या वाले राज्यों को अधिक, यानी जहां पे जनसंख्या ज्यादा होगा, मान लीजिए यहाँ पे 30 लाख है। ठीक है, मान लेते हैं 10 लाख पे एक व्यक्ति चुना जाएगा, एक हमारे ऊपर राज करेगा 10 लाख पे।
तो ऐसे यहाँ पे 30 है, 30 लाख है तो यहाँ से कितने निकलेंगे 3। मान लीजिए कहीं पे 10 ही लाख है तो वहां पे क्या निकलेंगे 1 प्रतिनिधि। 10 लाख पे कितने निकलेंगे 1 प्रतिनिधि। तो यहाँ पे बोला गया भारत में अधिक जनसंख्या जहाँ पे होगी वहां पे जो है अधिक जनसंख्या वाले राज्य को अधिक कम जहाँ पे जनसंख्या वहां पे कम जो है राज्य को कम प्रतिनिधित्व दिया गया है। ये बात सही है। रीजन जानते हैं हम। भारत में प्रत्येक राज्य के लिए राज्यसभा में समान सीटों का आवंटन किया गया है। तो ये आपका गलत हो गया। तो आपका जो है अभिकथन सही है लेकिन कारण गलत है। तो यहाँ पे जो है हम ऑप्शन निकालेंगे। यहाँ पे हिंदी मीडियम में ऑप्शन जो है आपका निकल कर आ जाएगा। जो 5वां क्वेश्चन है, ठीक है, 5वें क्वेश्चन का ये राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर जो है, इसी को इंग्लिश मीडियम में देख ले हम। स्टेटमेंट क्या कह रहा है? In India, the state with the more population has been given more representation and the state with less population has been given less representation। ठीक है, तो यहाँ पे बात सही है ये, लेकिन रीजन क्या है? गलत है। इक्वल नंबर ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा हैव बीन allotted, ठीक है, टू ईच स्टेट इन इंडिया। ठीक है, अलॉट किया जाता है, तो यहाँ पे बोला गया, तो ये आपका गलत है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया इंग्लिश मीडियम में भी आपका जो है ऑप्शन डी जो है ये 5वें का राइट हो जाएगा। ए सही है लेकिन हमारा जो आर है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से आपका अभिकथन क्या कह रहा है, यानी स्टेटमेंट है। न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी बंधी होती है, ये आपने देखा भी होगा। तराजू लिए जो है न्याय की देवी होती है वहां पे, जिनकी आंखों पे पट्टी जो है लगी रहती है। उनका मतलब यही होता है, आपने किताब में भी पढ़ा होगा, कि वो अपने सामने वाले को ये ना देख पाए कि वो कितना बड़ा है, कितना अमीर है, कितना गरीब है, कौन से धर्म का है, कौन सी जाति का है। ठीक है, और यहाँ पे कारण यहाँ पे बताया गया, जैसे निष्पक्ष और पारदर्शी न्याय के लिए जो है न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी बंधी होती है। तो ये दोनों ही राइट है और दोनों एक दूसरे की सही व्याख्या कर रहे हैं। आंख पे पट्टी किस लिए बंधी होती है? ताकि निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से वो क्या कर सके, न्याय कर सके। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर आपका जो है ऑप्शन जो ए है हिंदी मीडियम में, ये आ जाएगा। ठीक है, और इंग्लिश मीडियम में भी मैं इस क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ। ये क्वेश्चन है आपका इंग्लिश मीडियम में। द गोडेस ऑफ जस्टिस इज ब्लाइंडफोल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है द गोडेस ऑफ जस्टिस इज ब्लाइंडफोल्डेड टू गिव फेयर एंड ट्रांसपेरेंट जस्टिस। तो ऑप्शन जो ए है राइट निकल कर आ जाएगा इंग्लिश मीडियम में भी। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7वां है, पंचायती राज से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? पंचायती राज से संबंधित देखिए 73वां 74वां है संविधान संशोधन। ठीक है, 73वां और 74वां। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे गांव और शहर की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे बात की गई है पंचायत की। तो पंचायत से संबंधित कौन सा है? तो 243 जो है वो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, ऑप्शन ए। 243 जो अनुच्छेद है ये पंचायत राज से संबंधित है। ठीक है, इसी को इंग्लिश मीडियम में देखें, विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू पंचायत राज? तो आर्टिकल 243, ऑप्शन जो है ए राइट निकल कर आ जाएगा आपका आंसर। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 8 की तरफ। न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति से क्या अभिप्राय है कि? ठीक है, न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति से अभिप्राय है कि कौन सा? यहाँ पे समानता की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक, प्राकृतिक और सांस्कृतिक। देखिए न्यूनतम समानता की जो है आवश्यकता की पूर्ति जो है वो किसमें आएगी? आपकी प्राकृतिक में। ठीक है, प्राकृतिक में, ये आपके प्राकृतिक अधिकार में आएंगे। न्यूनतम जो भी आवश्यकता है उसकी पूर्ति की जा सके, जैसे खाने के लिए आपको खाना चाहिए, ठीक है, जीने के लिए खाना चाहिए, तो ये क्या है? न्यूनतम चीजें हैं, ये आपके पास होनी चाहिए। तो ये आपको ये राइट आंसर आपका जो है ऑप्शन सी निकल कर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 को ही हम अगर इंग्लिश मीडियम में देखें, फुलफिलमेंट ऑफ मिनिमम रिक्वायरमेंट मींस दैट जो है नेचुरल इक्वालिटी। ठीक है, ऑप्शन सी जो है राइट आंसर निकल कर आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर जो 9 बोला गया है, स्वतंत्रता यानी लिबर्टी का अर्थ क्या होता है? स्वतंत्रता की अवस्था होती है, निर्णय लेने की शक्ति होती है, किसी से स्वतंत्र या उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी आपको सही लगेगा, क्योंकि स्वतंत्र होने की अवस्था हो, निर्णय लेने की शक्ति रहती है और किसी से भी हम जो है स्वतंत्र रहते हैं, तो वो क्या है? स्वतंत्रता है, लिबर्टी है। ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9। इसी को अगर हम इंग्लिश मीडियम में देखें तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिबर्टी? तो स्टेट एंड इंडिपेंडेंस, ठीक है, डिसीजन मेकिंग पावर, इंडिपेंडेंट ऑफ एनीवन,
ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 10वें की तरफ आते हैं। 10वां बोला गया है यदि एक स्कूल में पुरुष शिक्षक को जो है महिला शिक्षक से ज्यादा वेतन मिलता है। एक पुरुष शिक्षक है, इसको ज्यादा वेतन मिलता है किनसे? महिला से। तो यह किस सिद्धांत के विरुद्ध है? ठीक है, तो ये आप देखेंगे दोनों एक ही काम कर रहे हैं, दोनों पुरुष और महिला जो शिक्षक है दोनों का काम क्या है? पढ़ाना। ठीक है, शिक्षा देना दोनों का काम है, एक जैसा काम है। तो ये कौन से जो है सिद्धांत के विरुद्ध है? तो ये एक सिद्धांत निकलता है ना, आपने पढ़ा होगा, समान लोगों के साथ समान बर्ताव। ठीक है, तो इनका आप देखेंगे ये सही नहीं निकल रहा है क्योंकि दोनों समान है और दोनों एक जैसे चीजें करे, कार्य करे, लेकिन दोनों को समान वेतन नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखिए ऑप्शन स्वतंत्रता के विरुद्ध, समान लोगों के प्रति समान बर्ताव के विरुद्ध। ठीक है, समकक्षों के साथ समान बर्ताव सिद्धांत के विरुद्ध, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो समकक्ष हो जाएगा ऑप्शन सी, ये आपका निकल कर आ जाएगा। समकक्षों के साथ जो है समान बर्ताव सिद्धांत के विरुद्ध, यानी दोनों को एक जैसा कार्य मिला है बट दोनों की जो है सैलरी एक जैसी नहीं है। इसी को इंग्लिश मीडियम में देखिए, इफ अ मेल टीचर इन अ स्कूल इज पेड मोर देन अ फीमेल टीचर। ठीक है, इट इज अगेंस्ट विच प्रिंसिपल? तो अगेंस्ट लिबर्टी है, अगेंस्ट इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ इक्वल पीपल, अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ पीयर्स और नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी निकल कर आ जाएगा। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11वें की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11वां पूछा गया है, हमारी तर्क शक्ति यानी हम सोचते हैं समझते हैं, हमारी जो शक्ति है, बुद्धि है, उसका जो विकास करने वाला आप कह सकते हैं, क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा अधिकार है इसमें से? समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार? देखिए सबसे पहले आपको शिक्षा का अधिकार होगा, जब भी आप चीजों को समझ पाएंगे, बुद्धि आएगी आपके पास, तब आप अपने अधिकारों को भी समझेंगे, इस चीजों को भी समझेंगे, इससे भी। तो शिक्षा का अधिकार आपकी जो है तर्क शक्ति जो है विकसित करता है, आपकी सहयोग करता है, आपकी जो बुद्धि है उसकी क्षमता को बढ़ाने में। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11वें को ही इंग्लिश मीडियम में देखें। द राइट विच हेल्प इन डेवलपिंग आवर जो है रीजनिंग पावर इज, तो राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू एजुकेशन, एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, तो राइट आंसर आपका निकल कर आ जाएगा एजुकेशन, आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी ये आपका हो गया। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12वें की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12वां है, प्रवासियों एवं राज्य विहीन लोगों की समस्याओं का निपटारा आसान हो सकता है किससे? विश्व नागरिकता देकर, आर्थिक सहायता देकर, रोजगार देकर या सामाजिक सुरक्षा देकर? तो विश्व नागरिकता जो है इनको देकर जो है ये इनका जो भी समस्या है उनको हटा सकते हैं। ठीक है, उनका समाधान किया जा सकता है विश्व नागरिकता देकर। तो ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। इसी को इंग्लिश मीडियम में देखिए, प्रॉब्लम्स ऑफ माइग्रेंट्स एंड स्टेटलेस पीपल कैन बी सोल्व इजीली बाय गिविंग वर्ल्ड जो है सिटीजनशिप। तो राइट आंसर यही ए आ जाएगा इसका। तो ये थे आपके 12 क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन जो हमने देखे, और ये क्वेश्चंस कुछ ऐसे ही आपके पेपर में जो है इस पैटर्न से और इसी प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपने यहां तक तो जाना होगा आपके ये एमसीक्यू क्वेश्चंस किस तरीके के पूछे जाएंगे, ज्यादा हार्ड भी नहीं होंगे। ठीक है, पेपर में बहुत ज्यादा आपके जो है विकल्प तो दिए ही नहीं गए आपके, तो पेपर ज्यादा से ज्यादा यही लगता है कि बहुत इजी दिया जाएगा। हम आते हैं अब जो है 2 नंबर वाले क्वेश्चन जो आपके हैं उसकी तरफ। तो ये हमने एमसीक्यू कर लिया है, 2 नंबर की तरफ आते हैं, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ये सभी क्वेश्चंस आपको 2 नंबर के देखने के मिलेंगे। 13 क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट है ये क्वेश्चन। देखते हैं हम, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का संविधान सभा पर क्या प्रभाव पड़ा? भारत में क्या है, कई सारे राष्ट्रीय आंदोलन चले, आपको भी पता होगा, जब हमारा देश आजाद भी नहीं हुआ था उससे पहले। तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का संविधान सभा पर क्या प्रभाव पड़ा? तो देखिए हमारे जो संविधान सभा है इसकी मांग पहले से ही होने लग गई थी, और उससे पहले से ही एक तो स्वतंत्रता आंदोलन चल भी रहा था, उसके बीच भी चल रहा था, उसके बाद भी चल ही रहा था। तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का जो है हम देखें तो सबसे पहले जो मांग करी गई थी वो 1922 में महात्मा गांधी जी ने करी थी। ठीक है, उसके बाद जो है पंडित नेहरू जी जो है, जवाहरलाल नेहरू जी, वो भी मांग करते हैं हमारी क्या होनी चाहिए, संविधान सभा। यहाँ पे पहली बात आपको ये समझ लेना है कि यहाँ पे संविधान सभा की बात हो रही है जो कि संविधान बनाएगा। ठीक है, तो संविधान सभा की मांग देखे गांधी
ठीक है, महात्मा गांधी और यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने और बाद में जाकर जो है कांग्रेस के जो भी जो है सदस्य रहते हैं, जो भी संविधान सभा का समर्थन करते हैं, जो कांग्रेस के समर्थन में रहते हैं, वो भी जो है आगे चलकर 1934 में मांग करते हैं। तो ये हो जाएगा और जो है ये आपका आ जाएगा और फिर जो है संविधान सभा जो है उसकी मांग स्वीकार कर ली जाती है। ऐसे प्रभाव पड़ा क्योंकि ब्रिटिश देखिए राष्ट्रीय आंदोलन नहीं होंगे, स्वतंत्रता आंदोलन, तो ब्रिटिश जो है अपने आप को जो है और आगे जो है वो और रूल कर सकते थे। तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन चले, जिसकी वजह से धीरे-धीरे जो हमारे जो भी नेता थे, ठीक है? उनके अंदर जो है थोड़ी सूझ समझ हुई, मतलब उन्होंने सोचा कि राष्ट्रीय आंदोलन तो हो ही रहा है, हमें अपने संविधान के लिए जो है हमें संविधान सभा की मांग करनी चाहिए। ये चीजें आप डाल सकते हैं, इससे हमारा संविधान सभा जो है बनने का मार्ग तय हो गया था। क्वेश्चन नंबर 13 के ही अगर हम इंग्लिश मीडियम में देखें, व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ नेशनल फ्रीडम मूवमेंट ऑन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है? तो द जनता मूवमेंट, ठीक है, द स्वतंत्रता मूवमेंट आएगा यहाँ पे, ठीक है, नेशनल स्वतंत्रता मूवमेंट या फ्रीडम मूवमेंट आप कह सकते हैं, हैड अ स्पेशल इंपैक्ट ऑन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एट द टाइम ऑफ नेशनल मूवमेंट। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डिमांड्स ऑफ द इंडियन वाज अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। महात्मा गांधी इन 1922 एंड पंडित नेहरू support the constituent assembly 1936 congress demanded the constituent assembly in 1934। मेरे को थोड़ा इसको लेकर क्वेश्चन अभी डाउट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये जो आपको क्वेश्चन नंबर सॉरी ये जो पंडित नेहरू जो है इन्होंने 1936 में ही कहा था क्या, इसको लेकर मेरे को थोड़ा डाउट है। आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए, मैं डाउट को जो है कमेंट में जरूर बता दूंगा क्या सही था, ठीक है। और बच्चे कहेंगे तो मैं उस कमेंट को पिन भी कर दूंगा जो बच्चे कमेंट करेंगे। बाकी ये आपका 1922 में तो महात्मा गांधी जी ने मांग करी थी, 1936 में या 32 में करी थी शायद जो है पंडित नेहरू ने, ठीक है। मैं इसमें थोड़ा कंफ्यूज हूँ लेकिन मेरे को 32 ऐसा लग रहा है, तो एक बार इसको आप क्लियर कर लेना, ये आपकी बुक में भी लिखा होगा। और यहाँ पे देखिए कांग्रेस जो मेंबर रहते हैं लास्ट में वो भी जो है मांग करने लग जाते हैं जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होती है उसके लिए, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 कुछ इस तरह से हो जाएगा। 14वें की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है, प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के किन्हीं दो कमियों का वर्णन करना है। अब यहाँ पे हम एक नेता बना देते हैं, मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पे नेता है और यहाँ पे क्या है, कई सारे लोग जो है वोट देने के लिए खड़े हैं, आप इसे कह सकते हैं। यहाँ पे मैं करके दिखा देता हूँ ताकि आप समझ पाए इजीली। यहाँ पे जनता जो है खड़ी है, ठीक है। अब ये डायरेक्ट चुनती है, जनता खुद चुनती है किसको, प्रतिनिधि को, ठीक है। तो ये क्या है, प्रत्यक्ष चुनाव। लेकिन इसकी कमियां क्या क्या है आप बताइए। देखिए कमियों में क्या आ जाएगा, हम इसको चुनते हैं डायरेक्ट तो ये नेता बन जाते हैं, लेकिन जो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है उसमें क्या होता है, हम इसको चुनेंगे तो ये आगे जाके क्या है किसी और को भी चुनेगा। तो इससे क्या होगा कि इसको थोड़ा, देखिए आम लोगों को जो है इतना ज्यादा नॉलेज भी नहीं होता है काम के बारे में या उसके नेताओं के अच्छे और बुरे के बारे में, तो वो क्या है कि ऐसे ही वोट दे देते, सही पता भी नहीं होता, वो किसी को भी वोट दे आते, आम जनता, ठीक है, ऐसी करती है। लेकिन जब इस व्यक्ति को चुनेंगे और ये आगे जाके किसी को चुनेगा तो ये ऐसा व्यक्ति होगा जो जानता होगा राजनीति के बारे में या अच्छाई बुराई के बारे में, नेता की अच्छाई बुराई क्या है, गुण और दोष क्या है, इन सब के बारे में। तो ये कमियां है, हम प्रत्यक्ष चुनाव करते हैं तो डायरेक्ट क्या है ऐसा नेता चुन लिया जाता है जो कोई ना कोई, क्या पता उसके अंदर गुण ना हो, ठीक है, वो जिसके लिए हम चुन रहे, लेकिन ये चुनता है तो वो लगभग जो है ज्यादातर सही ही रहता है। तो एक तो ये कमियां हो गया। दूसरा क्या है, हम जब प्रत्यक्ष चुनाव करवाते हैं तो इसमें चुनाव में जो है खर्चीला बहुत होता है, ये बहुत ज्यादा खर्च होते हैं पैसे। तो ये चीजें आप यहाँ पे डाल सकते हैं, दोनों पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है। आम नागरिक को अपने प्रतिनिधियों का ठीक जो है चुनाव नहीं कर सकता क्योंकि इसमें इतनी सूझबूझ नहीं होती कि वह उम्मीदवारों के गुण और दोषों को जो है अच्छी तरह से जो है जान सके और वोटों का ठीक से प्रयोग कर सके। और प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली जो है उसमें बहुत ज्यादा खर्च होता है, ये आप कह सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में अगर हम इसी क्वेश्चंस को देखें, डिस्क्राइब एनी टू डिमेरिट्स, ठीक है, ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम। तो यहाँ पे देखेंगे हम, कॉमन सिटीजन कैन नॉट चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव properly because they do not have
the intelligence to know the merit and demerit of candidates and use their vote properly. Direct election system is very expensive. तो ये यहाँ पर आप 2 पॉइंट्स लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 15वें की तरफ आएंगे। 15वां है सर्वोच्च न्यायालय के 3 प्रकार के क्षेत्राधिकारों के नाम लिखे, इसके सलाहकारी क्षेत्राधिकारों का वर्णन करें। 3 प्रकार के क्षेत्राधिकार कौन-कौन से हैं? प्रारंभिक है, एक अपीलीय है और एक सलाहकारी है। इसके बारे में हमें बोला गया है जो सलाहकारी क्षेत्राधिकार है, इसके बारे में जो है आपको बताना है। तो सलाहकारी क्षेत्राधिकार में होता क्या है? जैसे राष्ट्रपति जी है, किसी सार्वजनिक महत्व के विषय में सर्वोच्च न्यायालय से जो है वो सलाह ले सकते हैं, मतलब सर्वोच्च न्यायालय के पास जाके पूछ सकते हैं कि मैं इस विषय में क्या कर सकता हूँ, आप बताइए, मुझे सलाह दीजिए, क्या ये सही रहेगा, क्या ये गलत रहेगा, ठीक है। तो ये जो है सलाह ले सकते हैं किससे? न्यायालय से जाकर। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि इन्होंने सलाह लिया लेकिन न्यायालय ने जो है सलाह दिया, लेकिन जो न्यायालय ने कहा है वही यूज करे, ठीक है, या वही करे। परंतु राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य नहीं है कि वो सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श के अनुसार कार्य करे, ठीक है, इनको सलाह संबंधी अधिकार है। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15वां। इसी को अगर हम इंग्लिश मीडियम में देखें, नेम द 3 टाइप्स ऑफ जुरिसडिक्शन, ठीक है, ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड डिस्क्राइब इट्स एडवाइजरी जुरिडिक्शन, ठीक है, jurisdiction. The main 3 jurisdictions of Supreme Court are as follow: original jurisdiction, appellee, ठीक है, अपीलीय जिसे हम हिंदी में बोलते हैं jurisdiction, एंड एडवाइजरी। तो एडवाइजरी में होता क्या है? द प्रेसिडेंट कैन टेक लीगल एडवाइस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट ऑन एनी मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, बट इज नॉट it is not mandatory for the president to act according to the advice of the Supreme Court। तो ये आपका हो गया इंग्लिश मीडियम में। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 16वें की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16वां पूछा गया है, पंचायती राज संस्थाओं के 3 स्तर कौन से हैं? तो 3 स्तर आपको बताने। सबसे पहला होता है ग्राम पंचायत, दूसरा होता है पंचायत समिति, ठीक है, और तीसरा होता है जिला परिषद। ये 3 प्रकार के जो है 3 स्तर के जो है पंचायती राज संस्थाएं होती है। अब ये आपसे पूछा गया, अब इसके बारे में आप बता सकते हैं कि सबसे जो निम्न स्तर का है वो ग्राम पंचायत है, मध्य स्तर यानी बीच में आप कह सकते हैं दूसरे स्तर का क्या है? पंचायत समिति है, और सबसे जो है ऊपर है वो है जिला परिषद। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश ऐसे राज्य है जहां पर पंचायती जो राज्य है उसका जो ढांचा है वो कुछ इस तरह से है। लेकिन ऐसे भी स्टेट है जहां पे जो है 2 स्तर की पंचायत समिति, 2 स्तर की संस्थाएं हैं। कौन-कौन सी? एक तो हो जाती है ग्राम पंचायत और एक हो जाती है जिला परिषद। पंचायत समिति को जो है हटा दिया जाता है, नहीं पाई जाती है। तो जहां पे 20 लाख से कम होती है जनसंख्या, वहां की बात हो रही है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 16वां हिंदी मीडियम में। इसी को इंग्लिश में देखिए हम, व्हाट आर द 3 लेवल्स ऑफ पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम, सबसे पहला कौन सा है? एक है आपका ग्राम पंचायत, ठीक है। द लोअर लेवल इज द ग्राम पंचायत, above the there is a panchayat samiti at the middle level, and at the top level there is a जिला परिषद। थ्री टाइप्स ऑफ आपने देख लिए, 3 लेवल्स होते हैं पंचायत राज के जो इंस्टीट्यूशंस है। और यहाँ पे हम देखें हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश etc, the structure of panchayat raj is 3 tier, but the number of state whose population is less than 20 lakhs, ठीक है। तो पंचायत राज इज 2 टायर इन दोस स्टेट, पंचायत समिति इज नॉट फाउंड इन दीज स्टेट्स। तो ये आ जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 16वां। क्वेश्चन नंबर 17वें की तरफ आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 17वां बोला गया है, भाषण तथा विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ पे आपको भी पता होगा, भाषण तथा विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है हमारे संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में दी गई है, जिसमें हम बोला गया है कि व्यक्ति क्या अपने विचारों को बोलकर, लिखकर या जो है किसी भी तरीके से जो है अपने विचारों को प्रकट कर सकता है, और ये जो है ये इसके पास अधिकार है। और किसी भी लोकतंत्र वाले देश जहाँ पे जनता का शासन रहता है, जनता द्वारा जो है प्रतिनिधि चुना जाता है, तो वहां पे लोकतंत्र का जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता है। और लेकिन आपको ये भी जानना है कि अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है या भाषण तथा विचार की स्वतंत्रता है, ये ऐसी स्वतंत्रता है, हर एक स्वतंत्रताओं पर रोक होती है, तो इसके ऊपर भी है
इसके ऊपर भी प्रतिबंध लगाए जाते हैं, क्योंकि आप किसी को भी अपशब्द नहीं बोल सकते। ठीक है, ये बात का आपको याद रखना है। आपके पास है तो आपको भी पता होगा कि आपके पास ये अधिकार है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन किसी को आप गाली नहीं दे सकते। ठीक है, बदतमीजी से किसी से बातचीत नहीं कर सकते, ऐसी चीजों का यूज नहीं कर सकते, यानी अपशब्द का यूज नहीं कर सकते। तो ये रहता आपका भाषण और विचार प्रकट करने की जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसे आप कहते हैं, ये आपसे पूछा गया है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन? ठीक है, तो फ्रीडम ऑफ थॉट जो है एंड एक्सप्रेशन मींस दैट अ पर्सन हैज द राइट टू प्रेजेंट हिज थॉट publicly to other. A person can express his thought by speaking and writing through signs. ठीक है, without this freedom any person cannot develop his personality. This is the reason why a lot of emphasis is placed on this freedom. Is democratic state, it should be remembered that freedom is not unlimited. Restrictions can be imposed on freedom from the point of view of public order and authors. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका इंग्लिश मीडियम में। आगे हम आए क्वेश्चन नंबर 18वें की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 18वां पूछा गया है, लोकतंत्र में न्याय का क्या महत्व है? तो लोकतंत्र में न्याय का क्या महत्व है? न्याय जहां व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में सहायक होता है, वहां वह समाज के विकास में भी सहायक होता है। ठीक है, किसी व्यक्ति का विकास करना हो तो भी न्याय सही है, और समाज के विकास के लिए भी हमें न्याय की आवश्यकता पड़ती है। न्याय का महत्व इस बात से भी है कि समाज में भिन्न-भिन्न वर्गों में एकता स्थापित होती है, जो कि राष्ट्र की एकता के लिए बहुत आवश्यक होती है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा लोकतंत्र में जो है न्याय की इंपॉर्टेंस क्या है। इंग्लिश मीडियम में हम देखें इसी को, तो क्वेश्चन नंबर आपका 18वां बोला गया है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ जस्टिस इन अ डेमोक्रेसी? तो वेयर जस्टिस इज हेल्पफुल in the development of a person personality, it is also helpful in the development of the society. The importance of justice is also in the fact that unity is established in different classes in the society, which is very important for the unity of the nation. तो ये आपका इंग्लिश मीडियम में हो जाएगा। तो ये सभी आपके 2-2 नंबर वाले क्वेश्चंस थे जो हमने देखे। आई होप कि आपको यहाँ तक तो आपको पता चल गया होगा। ये क्वेश्चंस, सभी क्वेश्चंस, वैसे मैंने कई सारे पेपर करवाए आपको, जिसमें 2-2 नंबर के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं, तो उन क्वेश्चंस को भी आपको जरूर देखना है। बाकी ये भी है, इसमें जो आगे के आप क्वेश्चंस देखेंगे, ये सभी 4-4 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, 4 मार्कर क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 19वां, हानि के सिद्धांत के बारे में बोला गया है कि हानि के सिद्धांत जो है उसके ऊपर जेएस मिल के विचार क्या है, उसके बारे में बताना है। तो जो जेएस मिल है उनके जो है उनके द्वारा एक बुक है ऑन लिबर्टी। ठीक है, ऑन लिबर्टी इन्होंने लिखा हुआ है किताब, उसमें जो है उन्होंने 2 भागों में जो है बांटा है व्यक्ति के कार्य को। कौन कौन से? एक तो स्व संबंधी और एक होता है पर संबंधी। स्व संबंधी में क्या क्या आते हैं? स्व संबंधी में, यहाँ पे स्व संबंधी में बोलते हैं कि इनको क्या है, पूरी स्वतंत्रता है। ठीक है, कोई भी रोक नहीं है, पूरी स्वतंत्रता रहेगी। जिसके अंदर क्या क्या आ जाता है स्व संबंधी में, यहाँ पर जो है भोजन, वस्त्र, परिवार और शराब पीना और जुआ खेलना, ये सब इन्होंने किस में रख रखा है कि इसके ऊपर रोक नहीं लगनी चाहिए। ठीक है, रोक नहीं लगना, ठीक है, लगाना, एक तो ये हो गया। और एक इन्होंने बता रखा है पर संबंधी कार्य। वे कार्य जैसे हम देखें यहाँ पे आगे, तो यहाँ पे जो है मिल के अनुसार समाज के व्यक्तियों को उन कार्यों में जो दूसरों से संबंधित होते हैं और दूसरों को हानि पहुंचा सकते हैं, हस्तक्षेप करने का अधिकार प्राप्त है। यानी ये आप जो है जिसके कारण किसी दूसरे को नुकसान हो, वो उन्होंने किस में रखा है? पर संबंधी कार्य में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे बोलते हैं ये कि एक तो जैसे भोजन, वस्त्र, परिवार, शराब पीना, जुआ खेलना, इनके ऊपर रोक नहीं लगाना चाहिए, इन्होंने अपनी किताब में लिखा है। और इन्होंने ये भी बोला है कि जहां व्यक्ति यदि कोई गलत काम भी करता है तो समाज को उसे रोकने का अधिकार नहीं है। जहां व्यक्ति यदि कोई गलत काम भी करता है तो क्या है, समाज को उसे रोकने का अधिकार नहीं है, क्योंकि ये काम उसके मन, शरीर व निजी हित से संबंध रखते हैं। तो ये चीजें इनके विचार है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं सभी को। लेकिन मैं आपको इजी टाइप में बताया हूँ कि जो हानि का सिद्धांत है उसके ऊपर जेएस मिल ने कहा है, अपनी एक किताब है ऑन लिबर्टी, उसमें उन्होंने जो व्यक्ति है उसके जो भी काम है उसको 2 भागों में बांटे। एक तो वो काम जो स्व संबंधी है,
जिसके ऊपर कोई रोक नहीं लगेगी, और दूसरा वो जिसके ऊपर रोक लग सकती है पर संबंधी। ठीक है। जो सोच संबंधी कार्य है उसके अंदर जैसा मैंने आपको बताया कि भोजन, वस्त्र, परिवार हो गया, शराब हो गया, पीना हो गया, जुआ खेलना हो गया, ये सब आते हैं। इन्होंने बोला इसके ऊपर रोक नहीं लगाने चाहिए। और दूसरा जो है पर संबंधी जो कार्य है वो कार्य है जिससे दूसरों को नुकसान पहुंचे, तो उसमें जो है हस्तक्षेप कर सकते हैं। ये आपका हिंदी मीडियम में रहता है। इंग्लिश मीडियम में देखिए ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ हार्म जो है जेएस डिस्क्राइब मिल्स आइडियाज। ठीक है। जॉन स्टुअर्ट मिल इसका पूरा नाम है। मैं आपको पहले बता दूं, अगर पूरा नाम से आ जाता है क्वेश्चन में, जॉन स्टुअर्ट मिल के विचार बताइए या उनके क्या आइडियाज थे, क्या व्यू थे, आपको बताने हैं। तो ये इनका ऑन लिबर्टी जैसा कि मैंने आपको बताया एक किताब है। मिल डिवाइडेड द फंक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल इनटू टू पार्ट्स, सेल्फ रिलेटेड फंक्शंस एंड अदर रिलेटेड फंक्शन। ठीक है। मिल प्रोवाइड्स कंप्लीट फ्रीडम टू मैन in a self-regarding activities and does not like anybody's interference. Individual is the matter of his body and mind, and he cannot be deprived by the state in self-related activities. Food हो गया, clothing, family, and drinking alcohol and gambling etc. come in the category. ठीक है। एंड सेकेंड कैटेगरी जैसे हम देखें यहाँ पे तो बोला गया है according to Mill, the society has the right to interfere in the action of individual which are related to other and can cause harm to other। ठीक है। तो जब दूसरे के नुकसान की बात है तो यहाँ पे बात की गई है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 19वां इंग्लिश मीडियम में। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 20वें की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20वां है, एक लोकतांत्रात्मक राज्य के नागरिकों के मुख्य अधिकार क्या है। तो जहां पे भी लोकतंत्र है, मान लीजिए हम भारत की बात करते हैं ना हमेशा, मान लेते हैं हम अमेरिका की बात करते हैं, वहां पे लोकतंत्र है, तो उनके पास अधिकार क्या क्या है। लोकतंत्र जहां पे होता है जहां पे जनता जो है अपने प्रतिनिधि को चुनती है, यानी हम पे हमारे ऊपर जो हमारे देश की जो शासन व्यवस्था है वो किसके हाथ में होगी, कौन चलाएगा, वो जनता ही चुनती है। तो आपको बताना है कि उसके जो नागरिक होते हैं लोकतांत्रिक राज्य के जहाँ पे लोकतंत्र होता है, उनके राज्यों के क्या-क्या अधिकार होते हैं। तो मुख्य अधिकार बोले गए, वैसे बहुत अधिकार आप लिख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन मुख्य अधिकार आप ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी है। आपके पास जीवन जीने का अधिकार है, आपके पास शिक्षा का अधिकार है, आपके पास संपत्ति का अधिकार है, ठीक है? आपके पास भाषण देने का यानी आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का आप अधिकार कह सकते हैं। कहीं भी जो है आप इकट्ठे हो सकते हैं, संस्थाएँ बना सकते हो और भी इसके अलावा बहुत सारे अधिकार आप लिख सकते हैं, ठीक है? तो ये आपके पास अधिकार रहते हैं। यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं कि जीवन का अधिकार सबसे महत्वपूर्ण अधिकारों में से एक है, क्योंकि जब जीवन ही नहीं होगा तो दूसरे जो अधिकार है वो हम लेके भी क्या करेंगे। तो दूसरे अधिकार क्या है, व्यर्थ है। जीवन जीने का अधिकार जो है ऐसा अधिकार है जिसमें मनुष्य जो है अगर इसको नहीं मिलेगा तो वो जीवित ही नहीं रहेगा। मतलब आप समझ सकते हैं कि जीवन जीने का अधिकार है ये, जिसके बिना जो है सारे जो अधिकार है वो अधूरे आप कह सकते हैं। दूसरा जो है आपके बात की गई है शिक्षा के अधिकार की। शिक्षा के अधिकार के बिना मनुष्य क्या है, अपना विकास नहीं कर सकता, अपने आप का क्या कर सकता है, विकास नहीं कर सकता। और भारत के नागरिकों को अगर हम देखें तो संविधान में भी बोला गया है शिक्षा का अधिकार है। ठीक है। तो संविधान द्वारा भी शिक्षा का अधिकार दिया गया। संपत्ति का अधिकार देखिए, हम पैसे से संबंधित अधिकार है कि हम कोई भी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, ठीक है। और जो है धन हम इकट्ठा कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें यहाँ पे अधिकारों के रूप में हमें दी गई है। भाषण देने तथा विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, अभी हमने बात भी किया था कि हम अपने भाषण को क्या है कि कोई भी विचार हो हम लिखकर बोलकर, ठीक है, एक्ट के माध्यम से जो है दूसरों के सामने जो है प्रकट कर सकते हैं, हमारे पास अधिकार है। शांतिपूर्ण जो है तरीके से हम इकट्ठा हो सकते हैं एक जगह और संस्थाएं बना सकते हैं, तो ये भी अधिकार है। आधुनिक लोकतंत्र में राज्य में नागरिकों को शांति पूर्वक इकट्ठा होने तथा संस्थाएं बनाने का अधिकार होता है। मनुष्य भाषण देने के अधिकार का तभी प्रयोग कर सकते हैं जब उन्हें इकट्ठा होने की स्वतंत्रता प्राप्त हो, परंतु वह शांतिपूर्वक तरीके से ही हो सकता है। तो ये बात सही है, जब इकट्ठा होने देंगे तभी हमारे पास जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी। तो सबसे पहले इकट्ठा होने दें तब तो हम विचार प्रकट करेंगे, ठीक है। और लेकिन इनके ऊपर जो है रोक भी आपको पता है, मैंने कई बार बताया कि शांतिपूर्वक तरीके से करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे विचार होंगे या कुछ
गलत शब्दों का प्रयोग करेंगे तो हमारी जो है उसके ऊपर रोक लगाया जा सकता है। इसी को इंग्लिश मीडियम में देखें, डिस्क्राइब द मेन राइट ऑफ द सिटीजन ऑफ अ डेमोक्रेटिक स्टेट। तो राइट टू लाइफ है, ठीक है। राइट टू लाइफ इज द मोस्ट इंपोर्टेंट राइट, विदाउट इट अदर राइट्स आर जो है यूजलेस, इन विच ह्यूमन लाइफ इज नॉट सेफ, इट कैन नॉट प्रोग्रेस इन एनी वे। तो राइट टू लाइफ है, राइट टू एजुकेशन, राइट टू प्रॉपर्टी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो यहाँ पे देख ले हम, राइट टू असेंबल पीसफुली एंड फ्रॉम एसोसिएशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये आपके अधिकार है जो प्रमुख अधिकार बोले गए थे, तो ये आपका हो जाएगा जो मेन राइट है आपके पास। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं यहाँ पे, मुझे करने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी है। राइट टू लाइफ, राइट टू एजुकेशन, राइट टू प्रॉपर्टी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू असेंबल पीसफुली एंड फ्रॉम एसोसिएशन, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 20। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 21वें पे। नागरिक के बारे में पूछा गया है कि नागरिक और विदेशी में क्या अंतर होता है। तो यहाँ पे हम इसे ऐसे भाषाओं में इजी करके आपको समझाता हूं मैं। यहाँ पे समझ लीजिए, यहाँ पे भारत है, ठीक है। यहाँ पे कुछ इस तरह से भारत है, यहाँ अमेरिका है, यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। तो अगर ये अमेरिका है, अमेरिका से कोई व्यक्ति भारत आता है और भारत का कोई व्यक्ति भारत में ही है, तो इनके और इनके अधिकारों में आपको क्या या इनके बीच क्या डिफरेंट आपको मिलेगा देखने को। तो वो क्या है कि कोई भी व्यक्ति अमेरिका से आ रहा है, वो किसी भी काम से आ सकता है यहाँ पे, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखिए स्थिति के आधार पर, तो नागरिक के राज्य का नागरिक कौन होता है, नागरिक मतलब है ये जो राज्य का नागरिक है ये, और जो विदेश से आया ये, ठीक है। तो जिसके कारण उसे निश्चित नागरिकता तथा राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। इस व्यक्ति को क्या है कि यहाँ पे राजनीतिक अधिकार हो गया और सामाजिक अधिकार दोनों ही प्राप्त होंगे। लेकिन जो विदेश से आया व्यक्ति है, इसको राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होगा, यानी ये यहाँ पे जो भी वोट डालते हैं उसमें भाग नहीं ले सकता, ना ही ये चुनाव में खड़ा हो सकता है, तो इसके पास राजनीतिक अधिकार नहीं होंगे, ठीक है। ये हो गया आपका एक। दूसरा हो जाएगा, यहाँ पे हम देखें दूसरे पॉइंट की, तो यहाँ पे राज्य भक्ति क्या, यहाँ पे देखिए ये यहाँ से इधर जा रहा है, यहाँ जहाँ रह रहा होता है ना उसके लिए ये वफादारी नहीं, बल्कि जहां से आया है उसके लिए अपनी वफादारी को जो है निभाता है, दिखाता है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, जहां रहता है वह वहां के लिए ही वफादारी निभाता है। ये आपका हो जाएगा। आगे कह सकते हैं ये व्यक्ति दूसरे देश से आया हुआ है, तो इसके जो अधिकार है, इसके अधिकारों में जैसा कि मैंने आपको बताया था, चुनाव नहीं लड़ सकता, राजनीतिक अधिकार इसके पास नहीं रहता है, ये हो गया। हाँ, युद्ध के समय देखिए क्या होता है कि कोई व्यक्ति इधर आया है और मान लीजिए युद्ध हो गया है, तो ऐसे समय में इसको क्या है कि सेना में भर्ती नहीं करवाया जा सकता, ना ही ये हो सकता है। इसको क्या है कि दूसरे अपने देश जो है वापस भेजा जा सकता है। ये चीजें आपने देखा होगा जब यूक्रेन और रसिया वॉर हुआ, तो ये जो यूक्रेन में रहने वाले जो रह रहे थे इंडियंस, उनको जो है जल्दी से जल्दी लाया गया यहाँ पे। तो ये चीजें आप यहाँ पे कह सकते हैं। और भी बहुत सारे डिफरेंटिव आप कह सकते हैं कि दूसरे देश के जो नागरिक होते जब हमारे देश आते हैं उनमें और हम में क्या-क्या डिफरेंट होते हैं। वो उनके पास जो एक प्राकृतिक अधिकार होता है वो तो होता ही है। सभी देशों में कोई भी व्यक्ति जाए उसके पास प्राकृतिक अधिकार तो है ही। जैसे जीवन जीने का अधिकार, खाना खाने, ठीक है? ये सारी चीजें जो नॉर्मल चीजें ये तो होती ही है। लेकिन कुछ चीजें जो होती है जैसे मैंने आपको बताया चुनाव में खड़ा होना, ठीक है? ये चीजें सब नहीं हो सकती। इसी को इंग्लिश मीडियम में अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या-क्या बोला गया है, डिफरेंटिव, ठीक है? डिफरेंटिव बिटवीन सिटीजन एंड फॉरेनर, ठीक है? क्या-क्या डिफरेंट होते हैं फॉरेनर के बीच और सिटीजन्स के बीच। तो यहाँ पे जैसा बताया, सिटीजन इज अ मेंबर ऑफ स्टेट बाय virtue of which he has certain citizenship and political rights but is not a member of a foreign state, ठीक है। he resides temporarily, ये क्या होता है कि temporarily आए होते हैं in the state from some purpose may have to, ठीक है। मैंने आपको इस हिंदी में भी नहीं बताया ये कि ये किसी ना किसी काम से आए होते हैं, कोई कोई इनका उद्देश्य होता है यहाँ पे आने का, या तो व्यापार से रिलेटेड आ सकते हैं, या तो जो है घूमने के उद्देश्य से आ सकते हैं, मनोरंजन के लिए, और भी रीजंस हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए ऑन द बेसिक ऑफ पेट्रोलिज्म जो है अ सिटीजन हैज टू बी लॉयल टू हिज स्टेट बट अ फॉरेनर डज नॉट शो लॉयल्टी टू द स्टेट वेयर ही लिव्स बट ही इज लॉयल टू द स्टेट फ्रॉम वेयर ही केम। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर।
आगे देखिए, ऑन द बेसिक ऑफ राइट सिटीजन गेट बोथ सोशल एंड पॉलिटिकल राइट, बट फॉरनर को जो है गेट ओनली सोशल राइट। फॉरनर डू नॉट हैव द राइट टू वोट, द राइट टू कॉन्टेक्ट इलेक्शन टू द गवर्नमेंट पोस्ट। ठीक है, कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस कैन बी टेकन फ्रॉम अ सिटीजन इन द टाइम ऑफ वॉर ऑन द बेसिक ऑफ मिलिट्री सर्विस, बट फॉरनर कैन नॉट बी एडमिटेड टू कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम। तो ये आपके जो है क्वेश्चन नंबर 21 हो जाएगा इंग्लिश मीडियम में। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, भारतीय संविधान में वर्णित धार्मिक जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसके बारे में पूछा गया। तो हमारा जो आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक हमारा जो है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों के बारे में बताया गया है, जिसमें बोला गया है कि हमारा जो है कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है, अपने जो भी इष्ट है या जो भी उनके मानने वाले जो मानते हैं, ठीक है, उनकी वो पूजा कर सकते हैं। लोगों को धार्मिक संस्थाएं स्थापित करने, उनका प्रबंध करने और धार्मिक संस्थाओं को संपत्ति आदि रखने का अधिकार दिया गया। सरकारी जो भी संस्थाएं होती है जैसे स्कूल्स हो गए, कॉलेज हो गए, वहां पे जो है धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी, यानी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। किसी भी व्यक्ति को ऐसा टैक्स देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता जिसे किसी विशेष धर्म के लिए प्रयोग किया जाना हो। तो ये चीजें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये आपका हो जाएगा जो हमारा संविधान है उसमें हमारा आर्टिकल है 25 से 28 तक, जो हमें देता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये आपका क्वेश्चन नंबर 22 हो जाएगा। इसी को इंग्लिश मीडियम में देखिए, डिस्क्राइब इन डिटेल द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन मेंशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे देखिए इन आर्टिकल 25 टू 28 इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, और ये है आपका राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। Every person has the right to follow the religion of his choice and worship his favorite God. People have been given the right to establish religious institutions to manage them and keep property etc. ठीक है, religious education cannot be given in the government educational institutions and no person can be compelled to pay such tax which is to be used for a particular religion। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आपने पढ़े हैं मौलिक अधिकारों के बारे में तो ये वाले क्वेश्चन जो है आ सकते हैं कोई ना कोई एक, इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा पेपर में मौलिक अधिकार आपको दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ आए, उच्चतम न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकारों की व्याख्या करना है। जो उच्चतम न्यायालय है यानी सर्वोच्च न्यायालय की बात हो रही है, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बात हो रही है कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक जो क्षेत्राधिकार है उसके बारे में व्याख्या करना है। जैसे हमने अभी 3 टाइप के बारे में आपसे बात किया था, जिसमें से सलाहकारी के बारे में हमने डिस्कस किया, प्रारंभिक था, ठीक है, तो प्रारंभिक के बारे में उसके में बोला गया है। तो यहाँ पे बोला गया है भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को कुछ मुकदमों में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार मतलब क्या होता है कि देखिए कई हमारे जो है तीन चार प्रकार के, ठीक है, मेन 3 है। जैसे हमारा जो है जिला न्यायालय, ठीक है, जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय, सबसे ऊपर सर्वोच्च है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी होती है जो आपको डायरेक्ट जिला न्यायालय नहीं, उच्च न्यायालय नहीं, डायरेक्ट आप कहा जा सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय की तरफ। तो आप डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। ऐसे भी कौन कौन से जो है कौन कौन से मुकदमे होते हैं आपको बता दें। तो अब देखिए, यदि केंद्र या राज्य के बीच क्या है कोई झगड़ा उत्पन्न हो जाता है तो डायरेक्ट जो है सर्वोच्च न्यायालय जो है इसका न्यायालय जो है इसका फैसला करता है। यदि राज्यों के बीच किसी संवैधानिक विषय पर कोई झगड़ा उत्पन्न हो जाए तो भी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ही निपटाया जा सकता है। मौलिक अधिकारों के बारे में जो आपके 6 मौलिक अधिकार है, कोई भी चीजों का हनन होता है, कोई भी जो है आपके ऊपर जो है गलत व्यवहार होता है, मौलिक अधिकारों का जो है खिलाफ होता है कोई, तो आप जो है मुकदमा दायर कर सकते हो, वो भी सीधे सर्वोच्च न्यायालय के सामने, ठीक है, उसको ले जाया जा सकता है। यदि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में कोई शंका होता है या झगड़ा उत्पन्न होता है तो उसका निर्णय भी सर्वोच्च न्यायालय ही करता है। तो ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है उच्चतम जो न्यायालय है उसके। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कुछ ऐसे मुकदमे होते जो डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय जाया जा सकता है। ऐसे मुकदमों में केंद्र और राज्य की लड़ाई हो सकती है, राज्यों के बीच संवैधानिक कोई झगड़ा उत्पन्न हो जाए, ठीक है, मौलिक अधिकारों का हनन हुआ हो किसी व्यक्ति का, या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो है कोई शंका हो या कोई झगड़ा उत्पन्न हो, तब डायरेक्ट जो है न्यायालय तक जाया जा सकता है। इसी को इंग्लिश मीडियम में देखें, एक्सप्लेन द ओरिजिनल जुडिशरी
ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एज ओरिजिनल जुडिशियल इन सम केसेस। यहाँ पे जैसे हम देख ले कौन कौन से केस है, जैसे इन एनी डिस्प्यूट एरियाज बिटवीन द सेंटर और एनी ऑन स्टेट और several स्टेट। ठीक है, देन द सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड इट। एक ये पॉइंट हो गया आपका। If any dispute areas between some state or on any constitutional subject, then the dispute can be settled by any Supreme Court. Any case regarding fundamental rights can be directly taken before the Supreme Court. If any doubt or dispute arise regarding the election of the president or the vice president, it is decided by the Supreme Court only. तो ये आपके जो है इंग्लिश मीडियम में हो जाएंगे। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। और ये आपका वीडियो का हमने पार्ट 1 डिस्कस किया है, यहीं तक रहने देते हैं। और अब मेरा जो है गला भी लगभग जो है बंद होने लग गया है, तो मैं आपसे जो है दूसरी पार्ट में मिलूंगा। ये था आपका पार्ट 1, और बाकी जो है और भी पार्ट को जरूर देख ले। 1 से लेकर जो 5 तक भी हमने ऑलरेडी इसके अलावा पेपर करवाए, उसको भी आप जाकर जरूर देख लें। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर मिल जाएगा। बाकी इसका पार्ट 2 देखना हो तो उसके लिए भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा जब मैं वीडियोस बना लूंगा। ठीक है, तो जल्दी आपसे मिलता हूं दूसरे पार्ट में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।